जी हो रही है। This meeting is being recorded. अच्छा, हम थोड़ा सा ना आज फॉर्म को बनाने का तरीका देख लेते हैं कि हमने कल फॉर्म तो बनाया था लेकिन उसको हमने स्टाइल नहीं किया था। हमने डिस्कस किया था कल कि हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए अपने फॉर्म को थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने वो कैसे करना है। दूसरा काम, हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए अभी यूआरएल के अंदर चेंज कर करके कर रहे हैं, एक व्यू से दूसरे व्यू में जाने के लिए। तो रियल एप्लीकेशन में ऐसा तो नहीं होता, उसमें तो बटन्स लगे होते हैं और वो बटन जो है एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लेके जा रहे होते हैं। आज हम इन दो चीज़ों जी को देखते हैं कि ये दो चीज़ें कैसे काम करेंगी हमारी। अच्छा, सबसे पहले आपका जो क्रिएट की स्क्रीन थी प्रोडक्ट क्रिएट करने की, वो ये स्क्रीन थी जिस पे हमारी प्रोडक्ट क्रिएट की हमने सारी चीज़ें लिखी हुई थी। जी अच्छा, इस स्क्रीन को अब हम थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से काम कर रही है। ये हमारा फॉर्म था जिसके ऊपर हमने काम किया था कल। इस फॉर्म को हम सबसे पहले एक रो बनाते हैं। इस रो के अंदर हम उसके बाद एक और रो बनाते हैं। इसको बाद में समझते हैं कि हमने किया क्या है, पहले थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर में ले आए कोड को। अच्छा, हमने क्या किया, हमने कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए हमारी लेआउट को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की है। मैंने आपको कल बताया था कि हमारी जो कंप्लीट एक रो होती है, हमारी जो बूटस्ट्रैप है बेसिकली वो 12 के कंटेनर के अंदर फिल होती है। यानी कि अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारा पेज है, ठीक है। जी आपके पेज को थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए। ये पेज है हमारा, ये हमारा वो पेज है जो यूज़र को वेब ब्राउज़र के अंदर नज़र आ रहा होता है, या जो वेबसाइट जो भी इसको आप कह लें, ये वो पेज है हमारा। अब इस पेज में बूटस्ट्रैप क्या कहता है कि कंटेनर्स में डेटा कैसे फिल होना है। आपका एक रो होगा, उसमें 12 कॉलम। उसमें 12 कॉलम्स होंगे, यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये कॉलम ऐसे जाते जाएंगे और आखिरी कॉलम आपका कॉलम नंबर 12 होगा। सेम काम नेक्स्ट रो के लिए,
सेम काम अगली रो के लिए। इस तरह से आपकी पूरी लेआउट जो है वो तैयार हो रही होती है बूटस्ट्रैप के अंदर। ये सोहेल क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है, लीव कर रहा है। पता नहीं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ आपकी बूटस्ट्रैप की। जी। अच्छा, हर रो के अंदर मैक्सिमम 12 कॉलम्स आपने आपके पास अवेलेबल होते हैं और आपने वो 12 कॉलम्स फिल करने होते हैं अपनी डेटा को पॉपुलेट करने के लिए। सबसे पहले आपकी बनेगी रो। हमने ये रो बना ली। रो बनाने का तरीका क्या है, डिव बनाया, डिव को हमने एक क्लास दे दी रो की। जब आपने ये क्लास दे दी, इसको अभी फिलहाल हम भूल जाते हैं। तो हमारे पास इससे क्या हुआ, ये चीज़ लिखने से एक एम्प्टी रो क्रिएट हो गई। अब जब रो क्रिएट हो गई तो बूटस्ट्रैप कहता है कि उसके अंदर आपके रो के अंदर 12 कॉलम्स हो सकते हैं। कॉलम बनाने का तरीका क्या है, कॉलम बनाने का तरीका है div क्लास इक्वल टू कॉल डैश md, और डैश आपने बताना है कि ये कॉलम कितने आपके इस कॉलम की ये div बन रही है। यानी कि ये आपकी 1 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है और ये 12 की भी हो सकती है। ठीक है। ठीक है, अगर आप ठीक है। इसको 1 की div बनाएंगे तो अब आपकी स्क्रीन का सिर्फ ये इतना सा एक इस रो का ये वाला पोर्शन फिल होगा। अगर आप इसको 2 की div बनाते हैं तो फिर आपके पास ये पहले 2 जो सेल्स हैं ये फिल हो रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह अगर आप 12 की बनाते हैं, 12 का मतलब ये है कि आपकी जो पूरी की पूरी रो है उसके अंदर ये एक ही कॉलम होगा 12 सेल का। क्लियर हुई बात? जी। अच्छा, ठीक हो गया, वो बना लिया हमने, बता दिया रो बन गई, रो के अंदर कॉलम बन गए। अब कॉलम के अंदर हमारे पास जो ये डेटा है, सबसे पहले कॉलम रो के अंदर हमने नेम और उसका टेक्स्ट बॉक्स रखा है। अब ये एक ग्रुप डेटा है, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स का ये लेबल है और इस लेबल का ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ग्रुप होने हो जिसमें से एक आपका लेबल हो और दूसरा उसकी इनपुट फील्ड हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उन दोनों कॉलम्स को या उन दोनों एलिमेंट्स को आप एक फॉर्म ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं। ये बूटस्ट्रैप के कुछ रूल्स हैं, ये हम सिर्फ उन रूल्स को समझ रहे हैं, ये एज इट इज रूल आपकी हर तरह की CSS के ऊपर अप्लाई होंगे, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होती। ठीक है, ठीक है। नेम और टेक्स्ट बॉक्स ग्रुप था, इसलिए हमने उन दोनों को एक डिफ क्लास जिसको हमने फॉर्म ग्रुप की दी है उस फॉर्म ग्रुप के अंदर उनको ऐड कर दिया। अच्छा, लेकिन अब देखें कुछ शक्ल सूरत स्क्रीन, इसको ये सब कुछ करने के बाद, रो बनाने के बाद, कॉलम बनाने के बाद, ग्रुप्स बनाने के बाद, उसके बावजूद हमारी फॉर्म की कोई शक्ल सूरत नहीं है। तो अब हम्म, हमें थोड़ा सा अपने टेक्स्ट बॉक्सेस को स्टाइल करने की ज़रूरत है। आपका पहला टेक्स्ट बॉक्स ये है, आप इसके HTML, हमने कल सीखा था कि HTML हेल्पर क्लास के थ्रू टेक्स्ट बॉक्स बनाया। यहाँ पे कॉमा लगाएं और आप लिखें न्यू, इन करली ब्रेसिस के अंदर आपने कहना है @class, और इसको हमें क्लास दे रहे हैं फॉर्म कंट्रोल की। अब जब हम इसको क्लास देंगे तो आप देखें कि आपकी जो टेक्स्ट बॉक्स है उस टेक्स्ट बॉक्स की वो शक्ल सूरत निकल आई है। हम बेसिकली हमारे यूज़र इंटरफेस की किसी भी कंट्रोल को बूटस्ट्रैप की कोई क्लास दे सकते हैं। वो क्लास क्या है, वो क्लास सिंपली उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हमारा कंट्रोल स्टाइल होगा। CSS है ये सिंपली। ठीक है। ठीक है, जी। अब क्लास का नाम क्या है, फॉर्म कंट्रोल। बूटस्ट्रैप की डिफ़ॉल्ट क्लास है, हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, सिर्फ उसको हमने यहाँ पे ऐड किया है। हम यहाँ पे भी दे देते हैं और इस प्राइस को भी दे देते हैं। अभी आपका फॉर्म किस किस्म का है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा
ये एरर फिक्स करने के बाद यहाँ ब्रैकेट मिस हो गई है एक, और यहाँ पे भी। इसको करने के बाद मैं जब एप्लीकेशन को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं आपका फॉर्म पहले क्या था और अब किस तरह का हो गया। जी। पहले खूबसूरत था या अब उसकी कुछ शक्ल सूरत निकली है। आप जरा वो इनपुट फील्ड जरा कह लें अलाइन हो गई हैं साथ में। अलाइन हो गई है, उनको एक स्पेसिफिक लेंथ और उसकी विड्थ मिल गई है उनको, हाइट और विड्थ हम्म, मिल गई है उनको। लेकिन जो बटन है आपका, बटन अभी तक आपका स्टाइल नहीं हुआ। एक सिंपल सा आपका ग्रे कलर का बटन है। इसका मतलब हम बटन को भी कोई क्लास दे सकते हैं। हम बटन पे जाते हैं और इसके ऊपर हम लोग सी एस बूटस्ट्रैप की डिफ़ॉल्ट क्लास दे देते हैं, जो कि हमारे पास ये दो डिफरेंट क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है बूटस्ट्रैप। आप देख रहे हैं आप जी। क्या किया है उसने उसने हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस को ऐड किया है। हर कंट्रोल को हमने एक एक बूटस्ट्रैप की क्लास दे दी है, और उस क्लास को यूज़ करते हुए हमारी एप्लीकेशन ने सारे के सारे स्टाइल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दिए हैं। हाँ, जी। सुहेल, सना, चीज़ क्लियर हुई है ये? सुहेल, कोई कंफ्यूजन है तो इसमें पूछ सकते हैं आप लोग कि ये स्टाइल किस तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल की बूटस्ट्रैप अप्लाई की है, कोई भी कस्टम कुछ नहीं बनाया हमने इसमें। आगे बढ़ें। जी जी। जी सर। कॉलम के मुताबिक एक क्यूरी है। क्या? कॉलम आपने MD12 किया ना, हम्म अभी आप जो पिक्चर के मुताबिक बता रहे थे, यानी कि हम्म अगर हम MD1 करते हैं तो फर्स्ट वाला फिल होगा, और हम्म MD2 करें तो सेकंड फिल होगा। हम्म तो सर अभी अगर हमारा डाटा जितना भी है, यानी कि जो भी हम फॉर्म बना रहे हैं, तो हम्म हमें किस तरह पता लगेगा कि इसमें 12 कॉलम ही, यानी कि 12 के 12 फिल होंगे? आप एक चीज देखें कि हमने कॉलम बनाया 12 जरूर है, लेकिन उसने फिर भी 12 पूरी विड्थ के ऊपर उसने कुछ नहीं किया। उसने छोटी सी पोर्शन के ऊपर जो है उसको लेआउट को मैप किया है हमारे एक रो के अंदर। उसकी रीजन ये है कि आपका टेक्स्ट बॉक्स डिफॉल्ट इतनी ही लेंथ लेता विड्थ लेता होता है आपकी इनपुट की। इसको जब आप कस्टम करेंगे तो फिर ये हो सकता है। अब बिल फर्ज आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके एक रो के ऊपर दो इनपुट फील्ड्स होनी चाहिए। ठीक है। इस केस में आप क्या करेंगे? मतलब मैं कहता हूँ कि ये मेरे MD2 कर देंगे। आप रिक्वायरमेंट सुने। आप मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास नेम और डिस्क्रिप्शन और प्राइस अलग अलग रोज पे हैं, लेकिन मैं ये चाहता ठीक है। हूँ कि नेम और प्राइस सेम रो पे आ जाए और ठीक डिस्क्रिप्शन है। अगली लाइन पे आए। ये रीजन एक एक लॉजिक है ना, कि मतलब आपकी रिक्वायरमेंट थी कि यार इस तरह से करना है, आप पूछे थे कैसे पता चलेगा, ये आपको रिक्वायरमेंट मिलती है। तो आप सिंपली क्या ठीक है। करेंगे, अपनी MD6 कर देंगे दोनों। इसको भी 6 कर देंगे हम्म, और इसको भी 6 कर देंगे। लेकिन अब इस पूरी डिफ को उठाएंगे कॉलम को, और उठा के इस रो के अंदर रख देंगे इसको। ठीक है। देख रहे हैं? जी। अभी इस पे हम कुछ और स्टाइल अप्लाई करेंगे। अभी ये जो स्क्रीन साइज के हवाले से इसको देखेंगे कि इसमें क्या होता है, लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी इस तरह से चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको कैसे अचीव करेंगे। अब उसने क्या किया, उसने एक ही रो के ऊपर दो कॉलम्स को एडजस्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, क्लियर है। क्लियर होगी बात? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो हम इसको रिवर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम अलग अलग ही उस पर चलाएंगे फिलहाल। ठीक है। हमने इस तरह से इसको लेके चलेंगे अभी। अच्छा, ये हमारे पास बन गई रो, रोज बन गई, कॉलम्स बन गए। हमें पता चल गया जी एक रो के ऊपर 12 कॉलम्स हो सकते हैं,
12 कॉलम्स के अंदर आपका डेटा मैप होना चाहिए, चाहे वो एक फिर कॉलम बनाए या 12 के 12 कॉलम्स आप बना लें। 12 से ज़्यादा कॉलम्स नहीं होंगे, नहीं तो वो एक न्यू रो आपकी बनना शुरू हो जाएगी जो कि नहीं बननी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो मॉडल्स है, यहाँ से डेटा फिल किया था हमने, वो हमारे एक मॉडल में चला जाता है और उस मॉडल से हम लोग अपनी डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करा देते हैं, ऐसा ही था। जी। लेकिन क्या कोई हमने वैलिडेशन अप्लाई की है? इनपुट वैलिडेशंस क्या होती हैं? जैसे कि कोई फील्ड है हमारे पास, जैसे प्राइस की फील्ड है, तो हम्म उसमें हमारे पास सिर्फ नंबर्स आने चाहिए, हमारे पास अल्फाबेट्स नहीं आने चाहिए, आई थिंक ये। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। जी आ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक चीज़ मिसिंग है, और इसके अलावा वैलिडेशन क्या मिसिंग है? हमारे पास एक मेजर वैलिडेशन मिसिंग है पूरे एप्लीकेशन में से, वो ये कि मैं इन सारी फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ के भी अपनी ऐड प्रोडक्ट को क्लिक कर सकता हूँ। जब मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरी एम्प्टी प्रोडक्ट ऐड हो गई है। जी। तो ये गलत है, ये एम्प्टी प्रोडक्ट ऐड नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी या होनी चाहिए थी? जी नहीं होनी यानी कि चाहिए। नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, उसने तीनों में से किसी चीज़ को भी नहीं पूछा, उसने डायरेक्टली हर चीज़ को जो है वो अलाउ कर दिया है। हम्म, अच्छा, अब आप कैसे करेंगे, अब वैलिडेशंस कैसे लगाएंगे? एमवीसी के अंदर वैलिडेशन लगाना बहुत ही आसान तरीकाकार है। सबसे पहले आपको अपने मॉडल पे जाना है। वो मॉडल हमारा कौन सा है? प्रोडक्ट मॉडल है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट मॉडल। हम प्रोडक्ट मॉडल को खोल लेते हैं। इसमें हमारे सामने आ रहा है कि एक नेम, एक डिस्क्रिप्शन, एक प्राइस। नेम की फील्ड के ऊपर, यानी ये डिफाइन किया है, इसके बिल्कुल ऊपर मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसमें मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड। ठीक है। अभी ठीक रिक्वायर्ड है। पे नीचे रेड एरर आ रहा है, क्यों? रिक्वायर्ड उसको मिला नहीं है। इस पे कर्सर लेके जाएंगे आप, ये नीचे आपके पास एक बल्ब ओपन हो रहा है, वो आपको हिंट दे रहा है कि क्या ये मिसिंग तो नहीं है कहीं। यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन आ रहा है, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। हम्म, आपने इस डेटा एनोटेशन को सेलेक्ट कर लेना है। हम बेसिकली अपनी फील्ड की इनपुट को डेटा एनोटेशंस के थ्रू एमवीसी के अंदर वैलिडेट करते हैं। अब जब हमने इस फील्ड को रिक्वायर्ड लिख दिया है, तो ये फील्ड हमारी रिक्वायर हो गई है। इसके ऊपर अब एम्प्टी डेटा आपका रिटर्न आप सेव नहीं कर सकते। सही। वो जो ठीक, रेड रेड मार्क आ जाएगा उस पे, है ना? वो देखेंगे ना वो क्या आता है, वो बात की चीज़ है। अभी अब सिर्फ मतलब ये रिक्वायर्ड हो गई है आपकी फील्ड। सेम, ये ठीक है। रिक्वायर्ड हम उठाते हैं और इसको हम कहते हैं ये डिस्क्रिप्शन पे भी हमें चाहिए, और हम कहते हैं कि हमें ये प्राइस पे भी चाहिए रिक्वायर्ड। तीनों के ऊपर हो गया रिक्वायर्ड। हम्म, ठीक है जी, रिक्वायर्ड हो गया। अब हम अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं एक दफ़ा। हम आ जाते हैं क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड लग जाना चाहिए इसके अंदर ऑटोमेटिकली, हमने फ्रंट एंड पे कुछ भी चेंज नहीं किया। लेकिन अब मैं अगर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट तो मेरा फिर भी ऐड हो रहा है, कोई हम्म, वैलिडेशंस अप्लाई नहीं हो सकी। ठीक है, जी। मैं दोबारा करता हूँ, प्रोडक्ट फिर से ऐड हो गया, कोई वैलिडेशन अप्लाई नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए एक स्टेप और भी है जो आपको अप्लाई करना होता है। जो आपका पोस्ट का मेथड है जो हमने कल क्रिएट किया था, जिससे प्रोडक्ट आपकी ऐड होती है, इसके ऊपर हम लोगों ने सबसे पहले इस एक्शन मेथड के अंदर एक चीज़ लिखनी है। वो हमने करनी ये है, हमारे पास होता है मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स। तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे हमारा व्यू वापस। जैसे आपका डेटा सारा का सारा आपके मॉडल में बैठेगा, हमारे पास एक
ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है बैकएंड के ऊपर जिसका नाम होता है मॉडल स्टेट का। ये मॉडल स्टेट का ऑब्जेक्ट आपकी मॉडल के अंदर हुई हुई हर चेंज को मैनेज कर रहा होता है। यानी आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखा है तो आपका ये मॉडल स्टेट जो है ये रन टाइम के ऊपर या आपके एप्लीकेशन के चलते हुए आपकी हर एक्टिविटी को मैप कर रहा होता है और देख रहा होता है कि क्या मेरे मॉडल के अंदर या क्या मॉडल की किसी प्रॉपर्टी में कोई चेंज तो नहीं हुआ। अब चेंज हुआ है तो उस पर कुछ ना कुछ उसकी वैलिडेशन भी अप्लाई करेगा ये। तो इस मॉडल स्टेट के अंदर एक प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है, इस प्रॉपर्टी का नाम है इज वैलिड। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी फॉल्स है इसका मतलब आपके मॉडल के अंदर कोई प्रॉब्लम है और आपका मॉडल वैलिडेट नहीं हो सका। और अगर वो वैलिडेट नहीं हुआ तो इसका मतलब वो वहां से रिटर्न कर जाएगा और आपका व्यू रिटर्न कर देगा, ये नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड्स को वो एग्जीक्यूट करना ही नहीं देगा। अच्छा ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो अब देखें आपका प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रहा। जी ठीक है, इसको हम तो रिफ्रेश कर जी लेते हैं दोबारा से ताकि हमें पता हो कि क्या प्रोडक्ट पहले वाले जो प्रोडक्ट है मेमोरी से वो रिमूव हो जाएं और नए प्रोडक्ट पे हम काम करें। हम प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास अभी, खाली है प्रोडक्ट की जी लिस्ट। हम एक प्रोडक्ट क्रिएट पे जाते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करें, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। उसने देखे नोट करें उसने सर्वर को रिफ्रेश ज़रूर किया है यानी रिक्वेस्ट आपकी गई है लेकिन प्रोडक्ट ऐड नहीं हो सका। इसको वेरीफाई करने के लिए हम दोबारा प्रोडक्ट की लिस्ट पे जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ। जी लेकिन अगर हम दोबारा इसमें क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम प्रॉपर दे देते हैं और इसको अब ऐड करते हैं, अब आपका प्रोडक्ट ऐड हो गया। जी उसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही आपका मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड कॉल हुआ उसने इस मॉडल स्टेट को पकड़ा और आपके प्रोडक्ट मॉडल पे गया। उसने हर फील्ड को देखा, उसने देखा क्या कोई ऐसी फील्ड तो नहीं है जिस पे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगाओ। अच्छा जी, उसने कहा जी ठीक है 3 फील्ड्स ऐसी हैं जिन पे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है। फिर उसने देखा क्या इन तीनों फील्ड्स में डेटा अवेलेबल है, अगर इनमें से किसी एक फील्ड में भी डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसने आपको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसने वहीं से आपको रिटर्न कर दिया और आपका प्रोडक्ट ऐड नहीं हुआ। ठीक है, ठीक लेकिन मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, मुझे अभी ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा डेटा मेरा मिसिंग है। फॉर एग्जांपल आपका ये 50 फील्ड्स का फॉर्म था तो आपको उसमें से एक फील्ड मिसिंग है तो आपको नहीं पता चल रहा कोई कौन सी फील्ड आपकी मिसिंग है या एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एरर मैसेज शो नहीं हो रहे। हम्म, ऐसा ही है, जी इसका मतलब कोई ना कोई एरर मैसेजेस भी शो होने चाहिए आपके। जी तो अब हम देखें कि हम लोगों ने एरर मैसेजेस को कैसे शो करना है। उसके लिए आपने सिंपल सा क्या काम करना है कि आपके व्यूज में जाना है, सॉरी ग्रेड के व्यू में जाना है। ये पहली रो थी हमारी, उसका हमने ग्रुप लगाया हुआ था कि इसमें हमारे पास एक लेबल है, इस पे एक नेम टेक्स्ट बॉक्स है। इसी के अंदर अगर मैं ये कर दूं कि मेरा जो अल्लाह भला करे आपका जो मॉडल है उस मॉडल की वैलिडेशन भी अप्लाई कर दें। एक हम हेल्पर मेथड उठाते हैं HTML डॉट, यहाँ पे आपके पास आ रहा है वैलिडेशन मैसेज 4। इस ऑब्जेक्ट को हम यूज इस हेल्पर को हम यूज करते हैं और हम कहते हैं नेम। इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ऐड प्रोडक्ट पे गए, एरर मैसेज आया आपके पास। द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड जी ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक हेल्पर मैसेज, हमने एक HTML का हेल्पर टैग उठाया। जिस तरह से आपका लेबल 4 था, टेक्स्ट बॉक्स 4 था, वैसे ही एक आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है वैलिडेशन मैसेज 4। और उसके हम्म, लिए क्योंकि हम नेम के साथ काम करें तो हमने यहाँ से मॉडल से नेम को फैच किया। अब नेम के ऊपर जो भी एरर आपको आएगा वो आपका एरर यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको इस ग्रुप के अंदर भी पेस्ट करते हैं, इस ग्रुप में भी पेस्ट करते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए होगा क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है, यहाँ पर प्राइस के लिए होगा क्योंकि ये प्राइस का बॉक्स है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ऐड प्रोडक्ट करें,
तो देख रहे हैं आप, नेम के साथ द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड और प्राइस के साथ प्राइस रिक्वायर्ड। जी मैं फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे प्रोडक्ट 1 दे देता हूँ और बाकी खाली छोड़ता हूँ, ऐड करता हूँ, उसने प्रोडक्ट के नीचे वाला मैसेज मुझे हाइड कर दिया, लेकिन बाकी 2 के अंदर मैसेज आ रहा है क्योंकि वो दोनों मॉडल्स वैलिड नहीं हो सके। क्लियर हुई वैलिडेशन? जी अच्छा, ये मुझे कह रहा है द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द डिस्क्रिप्शन फील्ड इज रिक्वायर्ड। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये ना हो, यहाँ पे कुछ और लिखा है, मतलब इधर अगर नेम मिसिंग हो तो लिखा है कि नेम ऑफ प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। तो ये मैं कैसे करूँगा? मैं अपने मॉडल के अंदर वापस जाता हूँ और ये रिक्वायर्ड का जो टैग लगा हुआ था इस एट्रीब्यूट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट लिखता हूँ और मैं कहता हूँ एरर मैसेज इक्वल्स टू जो भी मैंने एरर मैसेज शो करवाना है, मैं कहता हूँ नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन पे जाता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। सेम प्राइस पे जाते हैं और मैं कहता हूँ जी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। ये 3 मैंने एरर मैसेजेस लगाए। एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ हमारे साथ। मैसेजेस चेंज हो गए हैं आपके? जी हमने यहाँ लिखा था नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, उसने यहाँ पे वही मैसेज शो कर दिया, नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। यहाँ जी पे भी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक इस तरह से आप अपनी मॉडल की वैलिडेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशंस आप कर सकते हैं, यानी अगर आप इसको रेड करना चाहें तो आप इसको रेड कर सकते हैं, एक CSS की क्लास अप्लाई करके। इसका टेक्स्ट आप बोल्ड करना चाहें बोल्ड करें, जो मर्जी करना चाहें आप यहाँ पे सारा कुछ इसके साथ थ्रू CSS और HTML आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी फॉर्म की ये होती है जो हम लोगों ने अभी तैयार की है। ठीक है इसमें कोई क्वेश्चन किसी का भी? सर। अगर हम प्रोडक्ट का नेम देके ऐड प्रोडक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन और प्राइस नहीं देते, तो प्रोडक्ट ऐड होगी? नहीं नहीं हो होगी। रही। आपको वो आगे जाने दे रहा है प्रोडक्ट ऐड करने के लिए? नहीं। जब तक आपका पूरा मॉडल वैलिडेट नहीं हो जाता तब तक प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हो सकती। अभी भी 2 वैलिडेशन के एरर पड़े हुए हैं, एक डिस्क्रिप्शन और एक उसकी प्राइस। यहाँ पे आप अगर डिस्क्रिप्शन दे के करें वो फिर भी नहीं करने देगा आपको, लेकिन जब आप प्राइस भी दे देंगे अब ऐड करेंगे तो देखिए उसने आपकी प्रोडक्ट ऐड कर दी। ठीक है क्लियर है? जी। ठीक है जी सना, आपको कोई क्वेश्चन? सर। वो नेम यानी कि नेम की जगह पर ना नीचे हिंट में शो किधर नेम एंटर करना है यहाँ बैकग्राउंड में। यहाँ जी पे जी जी। तो उसके आप लिए वो नेम फुटर लगाते हैं। नहीं, उसके लिए आप नेम ने, फुटर नहीं लगाते, नेम होल्डर। उसको कहते होते हैं हम प्लेस होल्डर। हाँ सॉरी, प्लेस होल्डर, वो ज़हन से निकल गया। प्लेस होल्डर। ठीक है ठीक है। अब इधर एंटर नेम है, ठीक हो गया। ठीक है, जी जी, ये चालू। अच्छा ये तो ठीक हो गया, नेम आ गया डिस्क्रिप्शन आ गई, लेकिन प्राइस में स्टिल वैलिडेशंस मिसिंग है। अब मिसिंग क्यों है? क्योंकि आपकी जो सारी फील्ड्स हैं इस टाइम एक टेक्स्ट बॉक्स के तौर पे ट्रीट हो रही है, न्यूमेरिक टेक्स्ट बॉक्स के तौर पे ट्रीट नहीं हो रही। हमने इस अपनी जो फील्ड है इसको न्यूमेरिक करना है, तो ये आपकी टेक्स्ट फिक्स थी,
प्राइस की। इसमें आप @ टाइप करें और इसको आप कर दें नंबर। जब आप इसको नंबर करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास अब ये यहाँ मैं टेक्स्ट टाइप करूँ, वो टेक्स्ट टाइप नहीं करा, अब उस यहाँ पर ये मेरे पास न्यूमेरिकल भी आ गया और यहाँ पर सिर्फ आपके पास अब नंबर प्लेस होगा। कैसे हुआ? HTML हेल्पर के अंदर ही जो टेक्स्ट बॉक्स आपका बना था उसमें ये आपके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर रहे हैं। वहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूट टाइप का ऐड किया और हमने कह दिया कि इस फील्ड की जो टाइप है वो है नंबर, ना कि टेक्स्ट। तो जैसे ही हमने उसको नंबर में कन्वर्ट किया उसने इसको नंबर में ले लिया। ठीक है। ठीक है, ये एरो ऑटोमेटिकली शो कर रहा है सर, यानी कि इस फिगर से लेकर तक आप प्राइस एंटर कर सकते हैं। जी ये खुद ही उसने ये शो इसमें- किया ना, जब आपने नंबर उसको दे दिया तो उसने अब इस ठीक फील्ड है, को एज अ नंबर बना दिया है। तो ठीक जो फील्ड न्यूमेरिकल फील्ड होती है उसमें हमेशा आपको ये काउंटर मिल रहा होता है, ये अप एंड डाउन वाला। ठीक है। ये HTML की अपनी प्रॉपर्टीज है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को मैप किया है मॉडल के साथ। ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं। सारा कुछ क्लियर है ये? जी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी कि हम लोगों ने पेजेस को नेविगेट कैसे करना है, वो हमने प्रॉपर्टी ऐड करनी थी। तो नेविगेट करने के लिए फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन पेज था जिसमें प्रोडक्ट की लिस्ट आती है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऊपर एक इनपुट बॉक्स बना, एक लिंक बना हो जिसको मैं क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट क्रिएट के पेज में चला जाऊँ। अब मैं कैसे करूँगा? प्रोडक्ट के व्यू में जाऊँगा। ये हमारा प्रोडक्ट का व्यू था जिसमें ये टेबल बना है और ये प्रोडक्ट लिस्ट लगी हुई है। यहाँ मैं जाता हूँ सबसे टॉप पे, एक डिव बनाता हूँ, या डिव ना बनाए अभी, आप डिव आप खुद से देख लीजिएगा कि कैसे इसमें बनाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। यहाँ मैं कहता हूँ @HTML। ये सारे के सारे हेल्पर मेथड्स हमें HTML के प्रोवाइड होते हैं। हम सारे कभी भी यूज़ नहीं होते, इनमें से कुछ मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिस तरह बॉक्सेस और इस किस्म की चीज़ें। इसमें से हमारे पास एक होता है एक्शन लिंक हेल्पर। HTML.action लिंक आपने हेल्पर बनाया। इस हेल्पर की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपने बटन को नेम क्या शो करना है। मैं कहता हूँ जी ये उसका नाम शो करना है, मैंने कॉमा लगाया। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा तो मैंने किस एक्शन मेथड पे जाना है, तो मैंने जी क्रिएट के एक्शन मेथड पे जाना है। और यहाँ पर अब आप बताएंगे कि किस कंट्रोलर के जाना है। मैंने प्रोडक्ट कंट्रोलर पे जाना है। अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए ऊपर आपके पास क्रिएट न्यू प्रोडक्ट का बटन बन गया। इसको क्लिक करूँगा तो मुझे वो प्रोडक्ट के क्रिएट के ऊपर ले गया। उसका नाम था क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। पहली फील्ड जो हमने एट्रीब्यूट पहला दिया था वो उसका नेम बन गया। दूसरा एट्रीब्यूट हमारा बताता है कि किस एक्शन मेथड पे जाना है। तीसरा बताता है कि किस कंट्रोलर पे जाना है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट के कंट्रोलर पे गया और उसके क्रिएट के एक्शन मेथड